द एंशिएंट आर्ट ऑफ फाइंडिंग परफेक्ट लव इन इम्परफेक्ट रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास भी एक लवेबल पार्टनर या सोलमेट है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्यार एक ऐसा इमोशन है जो आपको भरपूर हैप्पीनेस देता है। अपने पार्टनर को एक नजर देख लेने भर से आप एक्साइटेड हो जाते हो, क्योंकि आपको उसके साथ होना बहुत पसंद है। लेकिन क्या आपको कभी अपने पार्टनर की अनोइंग हैबिट्स के साथ डील करना पड़ा है? अपने पार्टनर के डिफरेंट ओपिनियंस और चॉइसेस के बारे में क्या कहेंगे? कैसे हैंडल करते हैं इन सिचुएशंस को? आपने अपने रिलेशनशिप को कैसे संभाला? उसे जारी रखा या उस पर गिव अप कर दिया? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। ये बुक आपको अपने पार्टनर के साथ डिफरेंसेस पर डील करना सिखाती है, उसकी गलतियों और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को एक्सेप्ट करने का रास्ता बताती है। ओवरऑल आप अपने पार्टनर की सभी बातों से प्यार करना सीख जाएंगे, फिर चाहे वो सिमिलरिटीज हो या डिफरेंसेस, और एंड में आपको रियलाइज होगा कि दो लोगों में डिफरेंसेस होना नेचुरल है। वो होगा ही, लेकिन ये मैनेजेबल है, बस आपको इनसे डील करने का सही रास्ता खोजना होगा। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर एक नए पर्सपेक्टिव को सर्च कर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिसके बाद आप अपने रिलेशनशिप में वाबी साबी के लव प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई कर रिलेशनशिप को और ज्यादा लवेबल बना सकते हैं। जेनेरस हार्ट का होना। लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते ही हैं, और ये सेम फॉर्मूला मैरिड कपल्स के रिलेशनशिप पर भी अप्लाई होता है। इस बुक की ऑथर को ही ले लीजिए। एरियल और उनके पति ब्रायन ने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैरिज में हमेशा हैप्पीनेस हो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ बातें सीखनी होंगी, जैसे अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा जानना और दोनों के बीच के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना। दोनों को एक दूसरे की अनसीन हैबिट और अनएक्सपेक्टेड ट्रेट्स के साथ रहना होगा। वैसे ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग जरूर होगा, लेकिन ऐसा होना नॉर्मल है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर जॉन गॉटमैन ने कहा कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक मैरिड कपल के बीच डिफरेंसेस होना नॉर्मल बात है। उनकी एक स्टडी में तो ये भी बताया गया है कि एक मैरिड कपल्स के बीच में कम से कम 10 डिफरेंसेस होते हैं, जो कि फाइनेंस, बच्चे, सेक्स, हाउस हेल्प, पॉलिटिकल व्यूज और पर्सनल बिहेवियर में से कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या आप इन सभी से डील कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आप इनसे डील कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट सुजन बून कहती है कि इन डिफरेंसेस के साथ डील करने के लिए इन डिफरेंसेस को एलिमिनेट करने का ट्राई करने के बजाय इनके साथ एडजस्ट करना होगा। इसके लिए अपने पार्टनर की अनोइंग ट्रेट्स, डिफरेंट पैशन, ओपिनियंस, प्रीफरेंसेस और पर्सनल हैबिट्स को हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा। अपने पार्टनर को चेंज करना या रोकने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसे समझने की कोशिश करें। इससे सिचुएशन इजी होगी। वापस लौटते हैं इस बुक की राइटर एरियल पर। तो एरियल के हस्बैंड बास्केटबॉल के प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन एरियल को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि एरियल के फादर हमेशा फुटबॉल मैच देखने में बिजी रहते थे, और एरियल हमेशा उनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती रहती थी। एरियल को अपने फादर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक स्पोर्ट्स गेम से कम्पीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी तो ये विश थी कि उसका होने वाला हस्बैंड कोई फुटबॉल लवर न हो, लेकिन उसकी किस्मत में एक बास्केटबॉल प्लेयर लिखा था। एक तरफ ब्रायन है जिसे बास्केटबॉल गेम देखना पसंद है, और दूसरी तरफ एरियल है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने की पूरी ट्राई करती है। इसके लिए एरियल ने अपने रिलेशनशिप में वाबी साबी के फॉर्मूला को अप्लाई किया, जो उसने अपने फ्रेंड मोजी से सीखा था। मोजी एरियल की सिचुएशन से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि उसे भी ऐसे ही एक डाई हार्ड फुटबॉल फैन जॉनसन से प्यार था। मोजी को भी जॉनसन के स्पोर्ट्स इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता था। वो जॉनसन के इंटरेस्ट को इसलिए भी एक्सेप्ट करना चाहती थी ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम एंजॉय कर सके। इसके लिए मोजी ने जॉनसन से फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और उन्हें एक छोटी नोटबुक में लिख लिया, जैसे कि फुटबॉल में ग्राउंड पर प्लेयर पोजीशंस क्या होती है, गेम के रूल्स क्या है, एनएफएल टीम के बारे जानकारी, साथ ही प्लेयर्स और कोचेस के बारे में नॉलेज। वो लास्ट तक इसके बारे में सीखती और पढ़ती रही। इसके कारण अब मोजी अपने हस्बैंड और बेटे के साथ बैठकर फुटबॉल के बारे में बात भी करती है और गेम भी एंजॉय करती है। उसका बेटा भी फुटबॉल का दीवाना है। डायने और जेरी की भी कुछ सेम स्टोरी है। डायने को क्लोथ्स की शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इनफैक्ट ये उसका बेस्ट टाइम पास है। लेकिन जेरी को उसका शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब डायने अपने कपड़ों को ट्राई करने में बिजी रहती है, तब जेरी इम्पेशेंटली बाहर खड़ा उसका वेट करता है।
एक बार ऐसे ही जेरी बाहर खड़ा भगवान से प्रे कर रहा था कि कैसे वो इस सिचुएशन से डील करे, लेकिन तभी एक आंसर मिलता है। जेरी ने एक पेन लिया और बाहर वेट करते हुए डायने के लिए पोएम लिखी। जब उसने डायने को पोएम दिखाई तो उसे बहुत अच्छी लगी और इसके बाद ये एक रूटीन बन गया। जेरी डायने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर वेट करते हुए पोएम लिखने लग गया। तो ये वाबी साबी का प्रिंसिपल यही कहता है कि आपके पास एक जेनरस हार्ट और ओपन माइंडसेट होना चाहिए जो आपके पार्टनर और आपके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सके। आपको ये जरूर समझना होगा कि आपकी और आपके पार्टनर की पर्सनल चॉइसेज और पेशन दोनों अलग हैं। आपको हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करना है जिससे आप चीजों को एक साथ एक्सेप्ट कर सकें, लर्न कर सकें और दोनों एक साथ एंजॉय कर सकें। अनोइंग से एंजॉइंग का सफर। ऐसा कहा जाता है कि परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी कोई चीज नहीं होती है। दो स्ट्रेंज पर्सनैलिटीज में जब प्यार होता है तो थोड़ी तकरार और कमियां जरूर होंगी। आपको बस अपने डिफरेंसेस को थोड़ा एडजस्ट करना है और दोनों की स्ट्रेंथ को खोजकर उन्हें गले लगाना है। आप बस ऐसा सोचिए कि किसी परफेक्ट पार्टनर की बजाय आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि आपके साथ सच्चा रहे और आपके साथ ग्रो कर सके। स्टार्टिंग में ये थोड़ा अनोइंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप लर्न करेंगे और अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का इम्परफेक्शन ही आपके लिए परफेक्ट हो। इसलिए नेगेटिव थिंग्स में से पॉजिटिविटी को सर्च करो। इसके बाद आपकी लाइफ भी मैजिक ऑफ लव से एनलाइट होगी। इम्परफेक्शन पर मिसेज ली की यह स्टोरी आपको जरूर इंस्पायर करेगी। मिसेज ली अपने हस्बैंड के फ्यूनरल में स्पीच दे रही थी। उन्होंने अपने हस्बैंड की सबसे अनोइंग हैबिट को अपने स्पीच में याद किया। मिसेज ली के हस्बैंड रात सोते समय बहुत तेज आवाज में स्नोर करते थे, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद अब मिसेज ली विश करती है कि उन्हें फिर से वो स्नोर साउंड सुनाई दे। इसका मतलब है कि मिसेज ली अपने हस्बैंड के उस इम्परफेक्शन को मिस कर रही थी जिससे वो अनोइंग फील करती रही जब उनके हस्बैंड जिंदा थे। इसी तरह जेन और फ्रेड की स्टोरी अपने पार्टनर्स के डिफरेंट प्रेफरेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए इंस्पायर करती है। स्टार्टिंग में तो दोनों अपने प्रेफरेंसेस को लेकर रिलैक्स थे, लेकिन फ्रेड ज्यादा रिलैक्स था। फ्रेड ने बताया कि वो अपने सिर के बाल रेयरली कोम करता था, जो जेन को पसंद नहीं था। जेन अपने हस्बैंड के मेसी हेयर्स को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल थी, इसलिए जेन कोम लेकर फ्रेड के बाल संवार देती। हालांकि फ्रेड जेन की इस हैबिट से बहुत अनोइंग फील करता था, लेकिन उसे बाद में रियलाइज हुआ कि इसके पीछे जेन का कोई बैड इंटेंशन नहीं है, वो बस उसे प्यार करती है। इसलिए फ्रेड ने धीरे धीरे जेन की इस हैबिट को एक्सेप्ट कर लिया और उसे थैंक्स भी कहने लगा। इसके बाद जेन को भी ये बात समझ आई और उसने अपने हस्बैंड के केयरलेस नेचर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह जेन और फ्रेड ने एक दूसरे के प्रेफरेंसेस को समझा और अपने डिफरेंसेस से डील करना सीख लिया। तो इस चैप्टर में वाबी साबी का प्रिंसिपल हमें अपने पार्टनर के स्मॉल जेस्चर के लिए थैंकफुल होना सिखाता है। एक बार आप अपने पार्टनर के एक्शन के पीछे की पॉजिटिविटी को देखो, इसके बाद आप उनकी हैबिट को एंजॉय करोगे जिनसे कभी आप अनोइंग फील करते थे। वाबी साबी चॉइसेस। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपकी हैबिट कैसे बनी? तो इसका आंसर है डेली रूटीन। जी हाँ, हैबिट आपकी डेली रूटीन का पार्ट है जो आप जाने अनजाने हर रोज रिपीट करते हो। रोज सेम रूटीन फॉलो करने के कारण आप भूल जाते हो कि आपने उस हैबिट को कब और कैसे सीखा। एक 8 साल की लड़की नैन्सी ने एक बार अपनी मम्मी से पूछा कि वो हमेशा मीट को दोनों एंड से कट क्यों करती है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि उसकी दादी भी इसी तरह मीट कट करती थी, इसलिए वो भी ऐसे ही कट करती है। लेकिन जब नैन्सी की दादी आई तो उसने वही सवाल उनसे भी पूछा। इस पर दादी ने भी वही आंसर दिया जो नैन्सी की मम्मी ने दिया था। अब इस बात का आंसर जानने के लिए उन्होंने घर की एल्डरली पर्सन ग्रेट ग्रैंडमदर को बुलाया। ग्रेट ग्रैंडमदर ने बताया कि वो उनका तरीका था मीट को बेकिंग पैन में पकाने का, जिसमें वो मीट के दोनों एंड को कट कर देती थी और इस तरह फाइनली नैन्सी को अपना आंसर मिला। इस स्टोरी में नैन्सी की मदर और ग्रैंडमदर ने मीट के दोनों एंड को कट करने की हैबिट अपने ऑब्जर्वेशन से सीखी थी। उनके लिए मीट को पकाने का ये राइट वे था, उन्होंने कभी इसका रीजन नहीं पूछा। लोग जो काम लंबे टाइम से करते आ रहे हैं उसे ही राइट मानते हैं। हालांकि ये हैबिट्स और बिहेवियर तब तक ही क्वेश्चनेबल होते हैं जब तक इनके आंसर नहीं मिलते, और फिर कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि वो केवल आपके पर्सपेक्टिव से राइट था, दूसरों के पर्सपेक्टिव से सही नहीं था। इसी पर्सपेक्टिव के कारण आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हो जब आप किसी ऐसे पार्टनर से शादी करते हो जिसकी हैबिट्स और बिहेवियर्स आपसे डिफरेंट हैं।
लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के पास अपनी चॉइस है उस हैबिट को बनाने की, लेकिन आपके पास भी अपनी हैबिट्स को एक्सेस करने और चेंज करने की चॉइस है। इसलिए अपने आप से पूछो कि क्या आप सही कर रहे हो। तब आपको रियलाइज होगा कि आपका आंसर स्पेसिफिक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ग्रेट ग्रैंडमदर के केस में उनके पास मीट को लिमिटेड साइज के बेकिंग पैन में पकाने का चैलेंज था, इसलिए उन्होंने मीट के दोनों एंड को कट कर दिया था। लेकिन नैन्सी की मदर और ग्रैंडमदर ने जो देखा उसे सच मानकर फॉलो किया। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा कि अगर बेकिंग पैन साइज में बड़ा है तो मीट के दोनों एंड को कट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक और स्टोरी की तरफ चलते हैं। सैंडी और बार्नेट नाम का एक मैरिड कपल अपनी एक बेटी और एक डॉग के साथ कैलिफोर्निया की स्टूडियो सिटी में रहता है। दोनों कपल जॉब करते हैं। बार्नेट एक फिल्म मेकर राइटर है जो घर पर रहकर काम करता है और सैंडी एक फैशन स्पेशलिस्ट है जो ऑफिस से काम करती है। सैंडी का जॉब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग है। सैंडी चाहती है कि बार्नेट उसे ऑफिस से घर पहुंचने पर हक करे और उसके स्ट्रेसफुल डे की सारी बातें सुने। हालांकि बार्नेट उसे मेडिटेशन से होने वाले हेल्थ बेनिफिट याद कराता रहता है। सैंडी और बार्नेट दोनों के लिए मेडिटेशन एक अच्छी हैबिट है जो उन्हें हेल्दी और पॉजिटिव बनाती है। बार्नेट का मानना है कि सैंडी को घर पर स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन करने की नीड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन दोनों को शांत करने के बजाय दोनों के बीच फ्रिक्वेंट आर्ग्यूमेंट का कारण बन रहा है। इधर सैंडी स्ट्रेस में होने पर मेडिटेशन नहीं करना चाहती है। सैंडी बात करके अपना स्ट्रेस खत्म करना चाहती है। वह चाहती है कि बार्नेट उसकी बात तब तक सुने जब तक उसे बेटर फील न हो। बार्नेट को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि सैंडी ऐसे ही ठीक नहीं होना चाहती। वह चाहती है कि उसे सुना जाए। इसलिए अब जब भी सैंडी किसी स्ट्रेसफुल डे से होकर गुजरती है तो बार्नेट उसकी बातों को सुनता है। हालांकि बार्नेट अपनी हैबिट को छोड़ता नहीं है और सैंडी को मेडिटेशन के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सैंडी उसे मना कर देती है। अब जब भी दोनों कपल पहले की तरह आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं तो दोनों जल्द ही शांत होकर याद करते हैं कि फाइट करना कितना इनइफेक्टिव है। तो फिर दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते और समझते हैं। इस तरह दोनों अपने डिफरेंसेस के साथ डील करते हैं। सो ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आपकी हैबिट्स हर सिचुएशन के लिए सही नहीं है। कुछ सिचुएशन में वर्क कर सकती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको अपनी हैबिट को कंट्रोल करना होगा। तो इस चैप्टर में वाबी साबी का प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि कैसे करंट सिचुएशन से डील करने के लिए राइट वे को चूज करना है और अपने पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट को फिक्स करना है। ह्यूमर और ह्यूमिलिटी। कहते हैं कि लाफ्टर सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। ये लोगों को क्लोज लाने का काम करता है। एरियल और ब्रायन का ह्यूमर भी सेम टेस्ट का है, जिसे आपस में शेयर कर दोनों साथ में हंसते हैं। एरियल को जो भी बात फनी लगती है उस पे वो इजीली हंस देती है। वहीं ब्रायन एक ऐसा फनी बंदा है जो अच्छे जोक्स और पंच लाइन्स थ्रो करता है। एक बार एरियल और ब्रायन प्लेन में लंबे सफर पर थे। फ्लाइट में दोनों के पास एक ऐसा आदमी बैठा था जो एक बुक पढ़ रहा था और लगातार हंस रहा था। एरियल ने क्यूरियोसिटी में उससे पूछ लिया कि वो लगातार इतना हंस क्यों रहा है, ऐसा इस बुक में क्या लिखा है। इस पर उस आदमी ने एरियल से बुक के 2 पेज पढ़ने को कहा। एरियल और ब्रायन दोनों ने उस बुक में से 2 पेज पढ़े और जोर जोर से हंसने लगे। उस बुक का नाम था लेटर्स फ्रॉम ए नट। इसके बाद दोनों को रियलाइज हुआ कि दोनों को बुक के ऑथर का ह्यूमर पसंद आया, इसलिए दोनों ने उसका लाइव इवेंट अटेंड किया और साथ में अपना टाइम एंजॉय किया। एक और स्टोरी की ओर चलते हैं जो गार्डोन और जोआन के बारे में है, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब भी फूड की बात आती है तो दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं। जोआन खाने को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करती है, क्योंकि जब भी वो भूखी रहती है तो उसका ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है। उधर गार्डोन बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पर चलता है। उसे फूड की शॉपिंग, प्रिपेयर करना और डिलीशियस फूड खाना बहुत पसंद है। ये उसे एक प्लीजिंग फील देता है। एक बार दोनों मैक्सिको जा रहे थे। रास्ते में दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके। जोआन को फील हो रहा था कि ज्यादा देर भूखी रहने से उसका ब्लड शुगर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन वो जिस रेस्टोरेंट पर लंच के लिए रुके थे वो संडे की वजह से बंद था। जोआन और गार्डोन दोनों एक और रेस्टोरेंट की तलाश में सुनसान सड़क की तरफ चले गए। इधर क्योंकि जोआन अपनी भूख और ब्लड शुगर लेवल को लेकर कंसर्न थी,
इसलिए दोनों ने नेक्स्ट रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाने का प्लान किया। हालांकि जोआन को ये रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया क्योंकि ये ज्यादा फैंसी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था। जोआन चाहता था कि कुछ दूर दूसरे ब्लॉक में जाकर एक बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट को ढूंढे जिसमें अच्छा खाना मिलता हो। हालांकि जोआन ने उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर इंसिस्ट किया। गार्डोन नेक्स्ट मॉर्निंग में हुई बात को भूल नहीं पाया और उसने जोआन से बात की। उसने जोआन से पूछा कि क्या वो ग्रीक माइथोलॉजिकल पोएट ओर्फियस को जानती है, जिसने अपनी बिलव पार्टनर यूरिडाइस की डेथ पर मॉर्निंग सॉन्ग गाया था। जोआन ने कहा कि वो ऐसे किसी पोएट के बारे में नहीं जानती है। इस पर गार्डोन जोआन को उस ग्रीक पोएट की कहानी सुनाता है। गार्डोन बताता है कि कैसे ग्रीक पोएट ओर्फियस अपनी पार्टनर यूरिडाइस को मरने के बाद वापस लाने के लिए एफर्ट करता है। ओर्फियस गॉड ऑफ डेथ हेडस से एक डील करता है। डील के मुताबिक ओर्फियस अपनी पार्टनर यूरिडाइस को वापस जिंदा करने के लिए धरती पर ले जा सकता था, लेकिन गॉड ऑफ डेथ हेडस की शर्त थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पर पहुंचने तक ओर्फियस अपनी पार्टनर यूरिडाइस को पलट कर नहीं देखेगा। अब दोनों धरती की ओर जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में यूरिडाइस ने अपने पार्टनर से उसकी ओर देखने की जिद की, जिसके बाद ओर्फियस ने उसे पलट कर देखा। लेकिन ओर्फियस के पलट कर देखते ही यूरिडाइस फिर से मरने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। ओर्फियस को ये रियलाइज हो गया कि ये सब गॉड ऑफ डेथ की शर्त को फॉलो नहीं करने का रिजल्ट था। स्टोरी सुनाने के बाद गार्डोन ने जोआन से पूछा कि उसे स्टोरी सुनकर कैसा फील हुआ। इस पर जोआन ने कही कि उसे गार्डोन के फेस पर पंच मारने जैसा फील हुआ और उसके इस आंसर को सुनकर दोनों हंसने लग गए। तो गार्डोन का इस स्टोरी से ये बताने की ट्राई कर रहा था कि वो जोआन के लिए सब कुछ करने को रेडी है, लेकिन जोआन को भी उस पर ट्रस्ट करके उसकी लाइफ गार्डोन के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे गार्डोन उसे गाइड कर सके। कुछ टाइम बाद गार्डोन को जोआन की फ्रिक्वेंटली ईटिंग हैबिट के पीछे की साइकोलॉजिकल नीड समझ आ गई। इसके बाद उसने इस बात का ध्यान रखा कि जोआन के बैग में हमेशा एक चॉकलेट बार का पैकेट रहे ताकि उसे भूख लगने पे कोई प्रॉब्लम न हो। गार्डोन और जोआन की स्टोरी को आप अनोइंग सिचुएशन से निकलने के लिए यूज कर सकते हैं और इस तरह आप सपोर्ट और प्यार को एक्सप्रेस करके अपने पार्टनर की कमियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ वाबी साबी का प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि कैसे आप हैवी एनवायरनमेंट को इजी करके बड़े काम में अपने पार्टनर के साथ बात करके उन मैटर्स को सॉर्ट कर सकते हो जिनसे आप दोनों को फ्रस्ट्रेशन होता है। इट्स नेवर टू लेट। लाइफ में हर कोई मिस्टेक करता है, लेकिन उन मिस्टेक को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए आपको होनेस्टली ट्राई करना होगा। इसके लिए जो फर्स्ट चीज आपको फॉलो करनी है वो है लर्न टू फॉरगिव। मिया और जीन पॉल ऑलमोस्ट 3 डेकेड से लवर्स, बेस्ट फ्रेंड और सोलमेट्स है। उन्हें 3 बेटियां हैं और दोनों हैप्पीली मैरिड है। शादी के कुछ दिनों बाद ही जीन पॉल को कंपनी ने वेनेजुएला भेज दिया था। इधर मिया उसके लौटने का वेट कर रही थी और उसे मिस भी कर रही थी। फाइनली वो दिन आ गया जब जीन पॉल रिटर्न आ रहा था, लेकिन जब मिया जीन पॉल को रिसीव करने एयरपोर्ट गई और मिली तो उसने फील किया कि इतने दिनों बाद मिलने और एक दूसरे को मिस करने की एनर्जी मिसिंग है। मिया को लगा कि जीन पॉल के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है। बहुत देर तक दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन फिर मिया ने इस ऑकवर्डनेस को ब्रेक करते हुए जीन से इस बारे में पूछा, लेकिन जीन ने कोई बात नहीं बताई। इस पर मिया को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। इस बार उसने और स्पेसिफिकली जीन पॉल से सवाल पूछे। मिया ने कहा कि उसे पता है कि वेनेजुएला में कुछ तो हुआ है, लेकिन उसे सिर्फ 2 चीज पता करनी है, उस दूसरी वुमन का नाम और वो कैसी दिखती है। इस सवाल को सुनकर जीन पॉल सरप्राइज हो गया। कुछ देर बाद उसने इफेलिया के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताया। जीन ने बताया कि इफेलिया वेनेजुएला में उसकी सेक्रेटरी थी जो 34 इयर्स ओल्ड है। जीन को इफेलिया के लाइफ की ट्रेजिक स्टोरीज के कारण सिंपैथी थी, जिसके कारण उन दोनों का अफेयर हो गया। जीन ने मिया को इफेलिया की लाइफ स्टोरी बताई, जिसमें इफेलिया के साथ 3 मेजर इंसिडेंट हुए थे। एक जब उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था, दूसरा जब उसके बॉयफ्रेंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, और तीसरा जब एक आदमी ने उसे शादी का प्रॉमिस कर किसी और से शादी कर ली और इफेलिया को प्रेग्नेंट कर छोड़ के चला गया। इस ट्रेजिक स्टोरी के कारण जीन को इफेलिया से सिंपैथी हो गई, जिसे वो प्यार समझ बैठा था। मिया इस बात से एंग्री भी थी और साथ ही पेन में भी थी। हालांकि उसने इस बात को जीन पॉल के सामने शो नहीं किया। मिया इस कंफ्यूजन में थी कि अपनी मैरिज को सेव करे या जीन पॉल को उसकी लाइफ के लिए फ्री छोड़ दे। उसने तो जीन पॉल को यहाँ तक कह दिया था कि वो इलेफिया के साथ हैप्पी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके रास्ते में नहीं आएगी। हालांकि बाद में जीन को रियलाइज हुआ कि वो मिया से ज्यादा प्यार करता है।
उसने इलेफिया के साथ अफेयर को एंड कर मिया के साथ रहने का डिसीजन लिया। जीन पॉल जब वापस वेनेजुएला गया तो वो इलेफिया के साथ रिलेशनशिप एंड करने के लिए प्रिपेयर था, लेकिन वहां जाते ही इलेफिया ने जीन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जीन उसके बच्चे का फादर है। ये बात सुनकर जीन शॉक्ड हो गया और उसे मिया के लिए बहुत गिल्टी फील हुआ, लेकिन जीन पॉल और इलेफिया ने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया और मिया को इस बारे में इन्फॉर्म किया। इस न्यूज से एक बार फिर मिया पेन और एंगर में थी। वो इस डिफिकल्ट टाइम में स्ट्रेंथ के लिए भगवान से प्रे कर रही थी। उसने अपनी इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की ट्राई की और खुद को अब्यूज्ड वुमेन को सहारा देने वाले शेल्टर में वॉलेंटियर के रूप में काम किया। मिया ने ये सीखा कि यहाँ ऐसी कई और वुमन थी जिनके साथ उससे भी बुरा हुआ है। उसने रियलाइज किया कि इतना सब होने के बाद भी वो जीन पॉल से प्यार करती है और अपने रिलेशनशिप और प्यार को रिन्यू करना चाहती है। इसके बाद मिया ने अपने हस्बैंड जीन पॉल को फॉरगिव करते हुए रिलेशन को कंटिन्यू किया। इसके बाद इलेफिया और जीन पॉल ने भी अपने इंटीमेट अफेयर को स्टॉप किया और बेटी सबरीना के साथ रहने लगे। मिया भी वेनेजुएला शिफ्ट हो गई और उसने इलेफिया और जीन की बेटी को भी एक्सेप्ट किया। मिया अपने हस्बैंड को बेटी सबरीना के साथ भी टाइम स्पेंड करने देती है। इस स्टोरी में वाबी साबी का प्रिंसिपल ये सिखाता है कि कैसे आप खुद को और अपने पार्टनर को किसी बात के लिए फॉरगिव कर सकते हैं। फॉरगिव करने से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली रह सकते हो। इंटीमेसी अलाउज समवन टू सी इनटू मी। किसी भी रिलेशनशिप में इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होता है। किसी के साथ डीप रिलेशन को भी इंटीमेसी कह सकते हैं। इंटीमेसी एक ऐसा सोलमेट टाइप का कनेक्शन है जिसमें आप फील करते हैं जैसे आपको किसी फ्रेंड, पार्टनर, पेरेंट, कोवर्कर, सिबलिंग्स, चाइल्ड या पेट ने देखा, समझा और कंफर्टेबल किया। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप खुद को किसी और की साइड से घर पर होने जैसा फील करते हो, जहां आप बिना प्रिटेंड किए खुद की तरह रह सकते हो। इस चैप्टर में एक ऐसी ही स्टोरी से गुजरते हैं। ये स्टोरी है वेंडी और फ्रैंक की, जो इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करती है। वेंडी को सेक्सुअल एडवेंचर्स पसंद है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी पूजा हो, लेकिन फ्रैंक को सेक्स से हेजिटेशन है क्योंकि उसकी मदर का सेक्स को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसकी मदर बिना पेनिट्रेशन के प्रेग्नेंट हो गई थी। हालांकि उसकी मदर और उस आदमी दोनों ने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए शादी कर ली थी, जिसके 4 साल बाद फ्रैंक का बर्थ हुआ। फ्रैंक की अपब्रिंगिंग एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में हुई, जहां एको उसकी मदर का अफेयर नेबर के साथ चल रहा था और फादर धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो उसका सेक्स को लेकर फियर खत्म नहीं हुआ। इसी डर के कारण फ्रैंक का मानना था कि सेक्स से उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। हालांकि उसने 20 साल की उम्र में एक बार एक लड़की के साथ ये एक्सपीरियंस लिया था, लेकिन उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप केवल 18 महीने तक ही चला। इसके बाद फ्रैंक कंफ्यूज्ड और गुमसुम रहने लगा। फ्रैंक जब 21 इयर्स का हो गया तब उसकी मुलाकात वेंडी से हुई, जिसके बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। दोनों एक दूसरे को डेली कॉल करते और पर्सनली मिलने भी जाते। 5 साल बाद दोनों के बीच फर्स्ट किस हुआ। वेंडी और फ्रैंक दोनों ने अगले 5 साल तक बेस्ट फ्रेंड के टैग के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय किया, जहां दोनों कडल भी किया करते थे। फ्रैंक का फिजिकल रिलेशन को लेकर डर अभी भी कंटिन्यू था, इसलिए जब भी वो वेंडी के पास जाता तो उसे डर लगता था, लेकिन वेंडी उसे अपने पास बैठा कर कंफर्टेबल करने की ट्राई करती। वो उसे होल्ड कर उसके बालों में हाथ फेरती और बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी वो सेटिस्फाइड थी। हालांकि फ्रैंक वेंडी के वर्ड्स और एक्शंस से कंफर्टेबल तो हो जाता था, लेकिन उसे भी पता था कि उसे इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। फ्रैंक ये सोचने लगा कि कैसे वो वेंडी को अपना लव शो करे। दोनों को ये पता लगा कि फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नाइट की बजाय मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। वेंडी फ्रैंक के साथ हर समय मौजूद रहती और एंजाइटी से बचने में उसकी हेल्प करती, और इस कारण से दोनों के बीच अनकंडीशनल लव और कनेक्शन और भी डीप हो गया। कुछ ऐसी ही स्टोरी इस बुक की राइटर एरियल और उसके हस्बैंड ब्रायन की भी है। शादी के वक्त एरियल ने सोचा कि जब उसकी शादी होगी तो उसे डेली अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करने की नीड होगी। हालांकि दोनों का डेली का शेड्यूल डिफरेंट था। ब्रायन रोज सवेरे 5 बजे से रात को 9 बजे तक अपने काम में बिजी रहता था। वहीं एरियल सवेरे 8 बजे उठती और लेट नाइट तक सोती। दोनों ने ये ऑब्जर्व किया कि वीकेंड आफ्टरनून का टाइम लव मेकिंग के लिए आइडल टाइम है, लेकिन एरियल को ये रियलाइज हुआ कि इंस्टेड ऑफ सेक्स उसे इंटीमेट लव और सोल कनेक्शन चाहिए, जो ब्रायन उसके साथ डेली करता था। यहाँ वाबी साबी का प्रिंसिपल ये कहता है कि इंटीमेसी के लिए सेक्स जरूरी नहीं है, लव, कनेक्शन और सोलमेट का एक्सेप्टेंस ज्यादा जरूरी है। वाबी साबी एकता
लोग हमेशा अपने हिस्से के अदर हाफ को पाने की डिजायर करते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन पहले एक ऑक्टोपस की तरह थे। उनके भी 4 हाथ, 4 पैर, 2 फेस और 2 सेट्स ऑफ जेनिटल्स होते थे। फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कॉम्बिनेशन हो, इसलिए ओरिजिनली 3 टाइप के ह्यूमन होते थे, मेल फीमेल, मेल मेल और फीमेल फीमेल। हालांकि इन ह्यूमंस ने ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड ज़्यूस को भी ऑफेंड किया था, क्योंकि अब वे गॉड की पूजा नहीं करते थे। इसलिए ज़्यूस ने ह्यूमंस को पनिशमेंट देते हुए उन्हें हाफ कट कर दिया था। इसके बाद हर एक ह्यूमन हाफ बॉडी के साथ घूम रहा है और उसका अदर हाफ जो उससे सेपरेट हुआ था उसे पाने की डिजायर करता है। इसलिए लोग अपने लाइफ पार्टनर को पाकर हैप्पी फील करते हैं। क्लेयर एक ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलियन लेडी थी जो अपने हार्ट ब्रेक और अदर सेवरल डिजास्टर्स से रिकवर करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई थी। उसका टारगेट पीएचडी डिग्री लेकर अपने आप को ड्रीम वुमन के रूप में देखना था। इसके लिए क्लेयर ने 5 साल में अपनी स्टडीज पर फोकस किया और साथ ही ने दोस्त और कनेक्शन बनाकर टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। अपने पिछले बेड एक्सपीरियंस के कारण क्लेयर फिर से प्यार करने के लिए रेडी नहीं थी, जब तक कि कोई आदमी उसका माइंड चेंज न कर दे। इसी बीच क्लेयर क्रेग से मिलती है और 1 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों के बीच काफी सिमिलरिटीज थी, जैसे उनकी फैमिली वैल्यूज, मनी और करियर। हालांकि दोनों के बीच डिफरेंसेस भी होंगे जो ओवर द टाइम रिवील होंगे। क्लेयर को ये पता लग गया था कि क्रेग को हर बात पर फीडबैक और सॉल्यूशन देना पसंद है। क्रेग लॉन्ग टाइम तक अपनी कम्युनिटी के बीच रहा, जिसके कारण उसकी ये हैबिट बन गई। इस कम्युनिटी के लोग किसी भी चेंज के लिए आपस में ओपिनियंस और आइडियाज एक्सचेंज करते थे। इधर क्लेयर एक जेंटल, स्वीट, लविंग और कंपेशनेट लड़की थी। इसी कारण दोनों में डिफरेंसेस थे, क्योंकि क्लेयर को ऑनेस्ट फीडबैक की आदत नहीं थी। क्रेग क्लेयर को हमेशा कोचिंग और फीडबैक देता था, वो आइडिया और सॉल्यूशन बताता था। लेकिन क्लेयर को क्रेग से इस तरह के सपोर्ट की नीड नहीं थी। उनकी शादी के 1 साल बाद क्लेयर ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया, जहां वो कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। एक और जहां क्रेग अपने गोल्स पर फोकस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर क्रेग उसे उसकी मिस्टेक्स और रॉन्ग चॉइसेस बताने में बिजी था और चीजों को बेटर करने के लिए सॉल्यूशन भी बता रहा था। लेकिन क्लेयर क्रेग के इस नेवर एंडिंग फीडबैक देने की हैबिट से परेशान हो गई। लेकिन एक रात क्लेयर को ये रियलाइज हुआ कि ये सब क्रेग का उसे सपोर्ट करने का तरीका है। उस रात दोनों को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाना था। क्रेग हर बार की तरह आइडियाज दे रहा था, लेकिन क्लेयर ने परेशान होकर उसे बताया कि ये तरीका उसे हेल्प नहीं कर रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में क्रेग से कहा कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए और ये कहते हुए वो सैन फ्रांसिस्को की गलियों में वॉक के लिए रेंडमली निकल गई। वॉक करते हुए क्लेयर का थॉट प्रोसेस ऑन था। उसे ये रियलाइज हुआ कि ये सब क्रेग का तरीका था अपना लव और अफेक्शन शो करने का। क्रेग ने कभी भी उसकी मिस्टेक्स और फेल्योर को पॉइंट आउट नहीं किया। वो हमेशा क्लेयर को चीजों को बेटर करने के लिए हेल्प करना चाहता था। क्लेयर को यह भी रियलाइज हुआ कि क्रेग के बताए सॉल्यूशंस और फीडबैक से उसके वर्क में ग्रोथ हुई है। तो इस चैप्टर में वाबी साबी का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके डिफरेंसेस भी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बस आपको ओपन हार्ट से अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझने की नीड है। इस तरह से आप अपने पार्टनर को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक्सेप्ट कर सकते हो। दी पर्सनल आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप किसी को प्यार करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। साथ ही आपको उस लव, अटेंशन और केयर को अवॉइड नहीं करना चाहिए जिसकी आपको नीड है, क्योंकि खुद से प्यार करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। ये दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी देने के बारे में है। ऐसा करने से आप अपने बिलवर्ड लोगों को और भी ज्यादा अटेंड कर पाओगे और आपका रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब एरियल और ब्रायन की शादी हुई थी तो एरियल ने ये नोटिस किया कि ब्रायन की प्रायोरिटी खुद की केयर करने की है। एरियल ने देखा कि ब्रायन का डेली शेड्यूल फिक्स था। वो मॉर्निंग 4 बजे उठकर ब्रेकफास्ट करता, उसके बाद 2 घंटे के लिए वर्कआउट करता। दोपहर में भी ब्रायन शॉर्ट वर्कआउट कर लेता था और अपार्ट फ्रॉम दैट वो मेडिटेशन और वॉलंटरी वर्क करने का टाइम भी निकाल लेता था। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी ब्रायन कभी भी अपने मील को मिस नहीं करता था। एरियल को ये रियलाइज हुआ कि ब्रायन की प्रायोरिटी सेल्फ केयर है। इसके अलावा अगर एनर्जी और टाइम बचा तो वो दूसरों के लिए कुछ करता है। ये सब देखकर एरियल ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो खुद को प्रायोरिटी देगी, जिसे वो अब तक इग्नोर करती आई है। उसने डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसे पीस ऑफ माइंड, गुड हेल्थ और ओवरऑल हैप्पीनेस मिलने लगी। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा की स्टोरी भी सिमिलर है। दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज को कैरी करते हैं। मिशेल एक टॉल, ब्यूटीफुल और स्मार्ट एथलीट वुमन है।
वहीं बराक एक सिंपल, फनी और डाउन टू अर्थ मैन है। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तब बराक को मिशेल फर्स्ट लुक में ही अट्रैक्टिव लगी थी, लेकिन मिशेल थोड़ी अलग थी। अपने करियर को लेकर मिशेल के बिग ड्रीम्स थे, लेकिन बराक ने भी गिव अप नहीं किया और ट्राई करते रहे। एक दिन संडे को मॉर्निंग में एक कम्युनिटी मीटिंग थी जहां दोनों का जाना हुआ था। वहां बराक ने स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने दुनिया कैसी है और कैसी होनी चाहिए इस बारे में बताया था। इस स्पीच को सुनकर मिशेल को लगा कि बराक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जो बहुत ही काइंड है और अपने अलावा पूरी दुनिया के लिए सिंपैथी रखते हैं। मिशेल को वहीं रियलाइज हो गया कि बराक ही वो पर्सन है जिससे वो शादी करना चाहती है, क्योंकि बराक के पास डिफरेंट सीरियस इश्यूज के लिए डीप व्यूज और गुड इंटेंशंस है। 1992 में दोनों की शादी हुई। इसके बाद बराक ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। वहीं मिशेल को घर की अर्निंग्स संभालनी पड़ी। दोनों के बीच फाइनेंस और बिहेवियर को लेकर इश्यूज होने लगे। मिशेल फैमिली फाइनेंस को संभालती, वहीं बराक बहुत लेजी थे और स्मोकिंग के एडिक्ट भी हो गए थे। कैन यू इमेजिन, इन दोनों की मैरिज एक टाइम पर ब्रेकिंग पॉइंट पर थी। ये तब की बात है जब बराक अमेरिका के इलिनॉइस स्टेट के सीनेटर के तौर पर इलेक्ट हुए। अमेरिका में सीनेटर एक पावरफुल पॉलिटिकल पोस्ट होती है। इस दौरान मिशेल का पेशेंस जवाब दे चुका था। मिशेल थक चुकी थी, एक तरफ फुल टाइम काम करके फैमिली के लिए अर्निंग्स करना और दूसरी तरफ 2 बेटियों को अकेले पालने का काम। मिशेल इन रीजन से बहुत ही एंग्री, अलोन और ओवरवर्क फील कर रही थी। साथ ही खुद के लिए टाइम नहीं निकालने के कारण मिशेल की बॉडी भी आउट ऑफ शेप हो रही थी। मिशेल ने अपनी मदर से इस बारे में बात की और बताया कि बराक हमेशा अपने ड्रीम्स को अचीव करने में फोकस्ड रहते हैं और घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिशेल पर छोड़ देते हैं। हालांकि बराक को मिशेल की ये कंप्लेंट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी। फाइनली मिशेल ने डिसाइड किया कि वो अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उठेगी। मिशेल ने सोचा कि वो बराक के उठने से पहले ही जिम चली जाएगी। इससे बराक के पास बच्चों को संभालने के अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगी। यही सोचकर मिशेल बराक के उठने से पहले जिम चली गई। जिम से वापस आने पर मिशेल को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले। बराक ने दोनों बेटियों का ध्यान रखा और उन्हें टाइम पर खाना भी खिला दिया और घर पर भी सब कुछ ठीक था कि उसे इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। फ्रैंक ये सोचने लगा कि कैसे वो वेनी को अपना लव शो करे। दोनों को ये पता लगा कि फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नाइट की बजाय मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। वेनी फ्रैंक के साथ हर समय मौजूद रहती और एंजाइटी से बचने में उसकी हेल्प करती और इस कारण से दोनों के बीच अनकंडीशनल लव और कनेक्शन और भी डीप हो गया। कुछ ऐसी ही स्टोरी इस बुक की राइटर एरियल और उसके हस्बैंड ब्रायन की भी है। शादी के वक्त एरियल ने सोचा कि जब उसकी शादी होगी तो उसे डेली अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करने की नीड होगी। हालांकि दोनों का डेली का शेड्यूल डिफरेंट था। ब्रायन रोज सवेरे 5 बजे से रात को 9 बजे तक अपने काम में बिजी रहता था, वहीं एरियल सवेरे 8 बजे उठती और लेट नाइट तक सोती। दोनों ने ये ऑब्जर्व किया कि वीकेंड आफ्टरनून का टाइम लव मेकिंग के लिए आइडल टाइम है। लेकिन एरियल को ये रियलाइज हुआ कि इंस्टेड ऑफ सेक्स उसे इंटीमेट लव और सोल कनेक्शन चाहिए, जो ब्रायन उसके साथ डेली करता था। यहाँ वाबी साबी का प्रिंसिपल ये कहता है कि इंटीमेसी के लिए सेक्स जरूरी नहीं है, लव, कनेक्शन और सोलमेट का एक्सेप्टेंस ज्यादा जरूरी है। वाबी साबी एकता, लोग हमेशा अपने हिस्से के अदर हाफ को पाने की डिजायर करते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन पहले एक ऑक्टोपस की तरह थे। उनके भी 4 हाथ, 4 पैर, 2 फेस और 2 सेट्स ऑफ जेनिटल्स होते थे। फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कॉम्बिनेशन हो, इसलिए ओरिजिनली 3 टाइप के ह्यूमन होते थे, मेल फीमेल, मेल मेल और फीमेल फीमेल। हालांकि इन ह्यूमंस ने ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड ज़्यूस को भी ऑफेंड किया था, क्योंकि अब वे गॉड की पूजा नहीं करते थे। इसलिए ज़्यूस ने ह्यूमंस को पनिशमेंट देते हुए उन्हें हाफ कट कर दिया था। इसके बाद हर एक ह्यूमन हाफ बॉडी के साथ घूम रहा है और उसका अदर हाफ जो उससे सेपरेट हुआ था उसे पाने की डिजायर करता है। इसलिए लोग अपने लाइफ पार्टनर को पाकर हैप्पी फील करते हैं। क्लेयर एक ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलियन लेडी थी जो अपने हार्ट ब्रेक और अदर सेवरल डिजास्टर से रिकवर करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई थी। उसका टारगेट पीएचडी डिग्री लेकर अपने आप को ड्रीम वुमन के रूप में देखना था। इसके लिए क्लेयर ने 5 साल में अपनी स्टडीज पर फोकस किया और साथ ही ने दोस्त और कनेक्शन बनाकर टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। अपने पिछले बेड एक्सपीरियंस के कारण क्लेयर फिर से प्यार करने के लिए रेडी नहीं थी, जब तक कि कोई आदमी उसका माइंड चेंज न कर दे। इसी बीच क्लेयर क्रेग से मिलती है और 1 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों के बीच काफी सिमिलरिटीज थी, जैसे उनकी फैमिली वैल्यूज, मनी और करियर। हालांकि दोनों के बीच डिफरेंसेस भी होंगे जो ओवर द टाइम रिवील होंगे।
क्लेयर को ये पता लग गया था कि क्रेग को हर बात पर फीडबैक और सॉल्यूशन देना पसंद है। क्रेग लॉन्ग टाइम तक अपनी कम्युनिटी के बीच रहा, जिसके कारण उसकी ये हैबिट बन गई। इस कम्युनिटी के लोग किसी भी चेंज के लिए आपस में ओपिनियंस और आइडियाज एक्सचेंज करते थे। इधर क्लेयर एक जेंटल, स्वीट, लविंग और कंपेशनेट लड़की थी। इसी कारण दोनों में डिफरेंसेस थे, क्योंकि क्लेयर को ऑनेस्ट फीडबैक की आदत नहीं थी। क्रेग क्लेयर को हमेशा कोचिंग और फीडबैक देता था, वो आइडिया और सॉल्यूशन बताता था। लेकिन क्लेयर को क्रेग से इस तरह के सपोर्ट की नीड नहीं थी। उनकी शादी के 1 साल बाद क्लेयर ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया, जहां वो कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। एक और जहां क्रेग अपने गोल्स पर फोकस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर क्रेग उसे उसकी मिस्टेक्स और रॉन्ग चॉइसेस बताने में बिजी था और चीजों को बेटर करने के लिए सॉल्यूशन भी बता रहा था। लेकिन क्लेयर क्रेग के इस नेवर एंडिंग फीडबैक देने की हैबिट से परेशान हो गई। लेकिन एक रात क्लेयर को ये रियलाइज हुआ कि ये सब क्रेग का उसे सपोर्ट करने का तरीका है। उस रात दोनों को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाना था। क्रेग हर बार की तरह आइडियाज दे रहा था, लेकिन क्लेयर ने परेशान होकर उसे बताया कि ये तरीका उसे हेल्प नहीं कर रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में क्रेग से कहा कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए, और ये कहते हुए वो सैन फ्रांसिस्को की गलियों में वॉक के लिए रेंडमली निकल गई। वॉक करते हुए क्लेयर का थॉट प्रोसेस ऑन था। उसे ये रियलाइज हुआ कि ये सब क्रेग का तरीका था अपना लव और अफेक्शन शो करने का। क्रेग ने कभी भी उसकी मिस्टेक्स और फेल्यूर को पॉइंट आउट नहीं किया। वो हमेशा क्लेयर को चीजों को बेटर करने के लिए हेल्प करना चाहता था। क्लेयर को यह भी रियलाइज हुआ कि क्रेग के बताए सॉल्यूशंस और फीडबैक से उसके वर्क में ग्रोथ हुई है। तो इस चैप्टर में वाबी साबी का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके डिफरेंसेस भी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बस आपको ओपन हार्ट से अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझने की नीड है। इस तरह से आप अपने पार्टनर को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक्सेप्ट कर सकते हो। दी पर्सनल आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप किसी को प्यार करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। साथ ही आपको उस लव, अटेंशन और केयर को अवॉइड नहीं करना चाहिए जिसकी आपको नीड है, क्योंकि खुद से प्यार करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। ये दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी देने के बारे में है। ऐसा करने से आप अपने बिलवर्ड लोगों को और भी ज्यादा अटेंड कर पाओगे और आपका रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब एरियल और ब्रायन की शादी हुई थी तो एरियल ने ये नोटिस किया कि ब्रायन की प्रायोरिटी खुद की केयर करने की है। एरियल ने देखा कि ब्रायन का डेली शेड्यूल फिक्स था। वो मॉर्निंग 4 बजे उठकर ब्रेकफास्ट करता, उसके बाद 2 घंटे के लिए वर्कआउट करता। दोपहर में भी ब्रायन शॉर्ट वर्कआउट कर लेता था, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो मेडिटेशन और वॉलंटरी वर्क करने का टाइम भी निकाल लेता था। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी ब्रायन कभी भी अपने मील को मिस नहीं करता था। एरियल को ये रियलाइज हुआ कि ब्रायन की प्रायोरिटी सेल्फ केयर है। इसके अलावा अगर एनर्जी और टाइम बचा तो वो दूसरों के लिए कुछ करता है। ये सब देखकर एरियल ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो खुद को प्रायोरिटी देगी, जिसे वो अब तक इग्नोर करती आई है। उसने डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसे पीस ऑफ माइंड, गुड हेल्थ और ओवरऑल हैप्पीनेस मिलने लगी। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा की स्टोरी भी सिमिलर है। दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज को कैरी करते हैं। मिशेल एक टॉल, ब्यूटीफुल और स्मार्ट एथलीट वुमन है, वहीं बराक एक सिंपल, फनी और डाउन टू अर्थ मैन है। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तब बराक को मिशेल फर्स्ट लुक में ही अट्रैक्टिव लगी थी, लेकिन मिशेल थोड़ी अलग थी। अपने करियर को लेकर मिशेल के बिग ड्रीम्स थे, लेकिन बराक ने भी गिव अप नहीं किया और ट्राई करते रहे। एक दिन संडे को मॉर्निंग में एक कम्युनिटी मीटिंग थी जहां दोनों का जाना हुआ था। वहां बराक ने स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने दुनिया कैसी है और कैसी होनी चाहिए इस बारे में बताया था। इस स्पीच को सुनकर मिशेल को लगा कि बराक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जो बहुत ही काइंड है और अपने अलावा पूरी दुनिया के लिए सिंपैथी रखते हैं। मिशेल को वहीं रियलाइज हो गया कि बराक ही वो पर्सन है जिससे वो शादी करना चाहती है, क्योंकि बराक के पास डिफरेंट सीरियस इश्यूज के लिए डीप व्यूज और गुड इंटेंशंस है। 1992 में दोनों की शादी हुई। इसके बाद बराक ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, वहीं मिशेल को घर की अर्निंग्स संभालनी पड़ी। दोनों के बीच फाइनेंस और बिहेवियर को लेकर इश्यूज होने लगे। मिशेल फैमिली फाइनेंस को संभालती, वहीं बराक बहुत लेजी थे और स्मोकिंग के एडिक्ट भी हो गए थे। कैन यू इमेजिन, इन दोनों की मैरिज एक टाइम पर ब्रेकिंग पॉइंट पर थी। ये तब की बात है जब बराक अमेरिका के इलिनॉइस स्टेट के सीनेटर के तौर पर इलेक्ट हुए। अमेरिका में सीनेटर एक पावरफुल पॉलिटिकल पोस्ट होती है।
इस दौरान मिशेल का पेशेंस जवाब दे चुका था। मिशेल थक चुकी थी, एक तरफ फुल टाइम काम करके फैमिली के लिए अर्निंग्स करना और दूसरी तरफ 2 बेटियों को अकेले पालने का काम। मिशेल इन रीजन से बहुत ही एंग्री, अलोन और ओवरवर्क फील कर रही थी। साथ ही खुद के लिए टाइम नहीं निकालने के कारण मिशेल की बॉडी भी आउट ऑफ शेप हो रही थी। मिशेल ने अपनी मदर से इस बारे में बात की और बताया कि बराक हमेशा अपने ड्रीम्स को अचीव करने में फोकस्ड रहते हैं और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिशेल पर छोड़ देते हैं। हालांकि बराक को मिशेल की ये कंप्लेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। फाइनली मिशेल ने डिसाइड किया कि वो अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उठेगी। मिशेल ने सोचा कि वो बराक के उठने से पहले ही जिम चली जाएगी, इससे बराक के पास बच्चों को संभालने के अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगी। यही सोचकर मिशेल बराक के उठने से पहले जिम चली गई। जिम से वापस आने पर मिशेल को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले। बराक ने दोनों बेटियों का ध्यान रखा और उन्हें टाइम पर खाना भी खिला दिया और घर पर भी सब कुछ ठीक था।